हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए स्टैंडर्ड मैथ्स का बेटा प्री बोर्ड में जो पेपर इवनिंग शिफ्ट में आया था उसका पार्ट ए आज हम सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको दो नंबर दिए गए हैं, ए इज एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर एंड बी इज एक्स वाई क्यूब, और हमें एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ के लिए हमें क्या करना होता है, हर फैक्टर की आप छोटी पावर चेक करते हैं। तो फटाफट लिख लेते हैं, एक्स की 3 और एक्स की 1 में छोटी कौन है 1, और वाई की 2 और वाई की 3 में छोटा कौन है y की 2. So it becomes xy square. Answer is B. नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा द्विघात बहुपद है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि आपके पास हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 होनी चाहिए। अब देखिए फर्स्ट को हमने सॉल्व किया, पावर 3 में हमारे पास आंसर आया जब आपने ब्रैकेट्स को ओपन करके मल्टीप्लाई किया, है ना। तो और इसमें देखिए बी में दोनों तरफ सेम फिगर्स, अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही मिलेगा जो इसने यहाँ लिखा हुआ है। इसका मतलब दोनों तरफ सेम टर्म्स होने से आंसर कट गया, 0 रह गया। और ऐसे यहाँ पे देखिए x की घात 3 और x की घात 3, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। और जब d को सॉल्व किया आपने तो आपके पास ये बचा, देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 9x² से 9x² कट गया और कुछ हमारे पास लीनियर इक्वेशन बची है ना, लीनियर फॉर्म में। तो x की पावर 1 है क्योंकि, अब देखिए इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है। पर अदरवाइज क्वेश्चन में जो मुझे लग रहा है वो ये हुआ है कि यहाँ पे गलती से ये लिखा गया है, क्वेश्चन सेटअप करते हुए इसका सॉल्यूशन ही गलती से लिखा गया। पर आपके लिए इसमें नो आंसर इज करेक्ट, है ना बेटा। और अगर खाली ये नहीं होता हमारे पास, ये साइड जो कि इसने इसे ही सॉल्व करके लिख दिया, तब आपका आंसर बी होता। अभी फिलहाल इसमें सारे ऑप्शंस गलत हैं, इनकरेक्ट है ये क्वेश्चन ही थोड़ा। नेक्स्ट देखिए, cos A इज 4/5। तो cos A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसकी हमने फिगर ड्रॉ करी जल्दी से, 4/5 लिख लिया। तो अब आप ये समझ जाएंगे, इसका मतलब इसका BC कितना है 3, क्योंकि 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। अब tan A निकाल देंगे, tan A is P/B, so that becomes 3/4 B. नेक्स्ट देखिए, एक साधारण वर्ष में ऑर्डिनरी ईयर में 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी इज 1/7। एक्स अक्ष से डिस्टेंस बताना है हमें, तो आपको बता रखा है कि जब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा जाए आप वाई कोऑर्डिनेट देखेंगे और वाई के लिए एक्स देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनेगा, 3 यूनिट। नेक्स्ट, दो त्रिज्याओं R1 और R2 की परिधियों का योग सरकमफ्रेंस का टोटल बड़े वृत्त के परिधि के बराबर है। दैट मीन्स 2πr1 प्लस 2πr2 इज 2πr। 2π कॉमन निकाल के आप काट देंगे दोनों तरफ से, तो हमारे पास बचेगा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R। सेम क्वेश्चन हमने एरियाज के लिए भी किया हुआ है, जहाँ पे स्क्वायर्स इक्वल हो जाते हैं ना। तो इस केस में आंसर इज ए। नेक्स्ट देखिए, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन, दो पासों को एक साथ उछाला गया और एक अभाज्य संख्या उनका टोटल होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो दोनों को टोटल करके अभाज्य संख्या प्राइम नंबर आना चाहिए। तो जब हम इसका टोटल करते हैं बेटा, हमारे पास आती है पहले नंबर 2 और लास्ट नंबर 12, है ना। 6 + 6 12। तो इसका मतलब आपको 2 से 12 के बीच में प्राइम नंबर चाहिए। तो कौन कौन से बनेंगे पहले यहाँ नोट कर लीजिए, 2 3 5 7 और 11। तो जहाँ जहाँ टोटल इन नंबर्स का बन रहा है वही हमारा आंसर होगा, है ना। तो लिख लेते हैं फटाफट, 1 1 पहली लाइन में कौन कौन बने, 1 1 1 2 1 4 एंड 1 6। दूसरी लाइन को चेक करेंगे, 2 1 2 3 एंड 2 5। थर्ड लाइन में 3 2 3 4, है ना। जब आप 3 6 करेंगे वो 9 है, वो प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि कंपोजिट नंबर है, 3 से डिवीजन हो जाती है उसकी। नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे, 4 1 4 3, अगेन 4 5 9 बनेगा, उसको छोड़ देंगे। फिर 5 के टेबल में 5 2, 5 की लाइन में 5 2 एंड 5 6 आ गया, 11 भी बन गया इसमें। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 6 1 एंड 6 5, ठीक है। तो आप देखिए, आपको पहली लाइन में 4 नंबर मिले, फिर 3, फिर 2, फिर 2, फिर 2
और फिर 2, तो टोटल कितने मिल गए बेटा फेवरेबल? 15। प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी? 15/36। जिसे सॉल्व कर सकते हैं हम, 3 से काट सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 5/12। 8th क्वेश्चन, एक वृत्त का परिमाप पेरीमीटर उसके एक वर्ग के परिमाप के, तो एक वृत्त का परिमाप क्या होता है? उसका सरकमफ्रेंस ही होता है। दैट मीन्स 2πr इज इक्वल टू 4a। अगर उसकी साइड a मान ली और उसकी रेडियस r मान ली तो हमें दिया गया है 2πr इज इक्वल टू 4a। दैट मीन्स 2 और 4 कट गए, πr इज इक्वल टू 2a। a की वैल्यू क्या निकाल ली हमने? r के फॉर्म में πr/2। अब इसका क्षेत्रफल का अनुपात, एरियाज का अनुपात बोला, अनुपात का मतलब आप बटे में रखेंगे। पाई सर्कल का रखा आपने πr² और स्क्वायर का बन जाएगा a²। अब a हम निकाल चुके हैं r की फॉर्म में, तो a का भी स्क्वायर कर दिया, तो नीचे बना पाई का स्क्वायर, r का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर ऊपर जाके 4 बन गया। अब देखिए क्या क्या कट रहा है बेटा, r² से r² कट गया, एक पाई से ये स्क्वायर कट गया, तो मेरे पास रह गया ऊपर 4 रह गया, नीचे पाई। इसको सॉल्व जब आप करेंगे आंसर आ जाएगा 14/11। दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट देखिए, इन दोनों पॉइंट्स की दूरी 5 है, तो हमने दूरी का फॉर्मूला लगाया, √4 - 1 प्लस p-0² दोनों तरफ इज इक्वल टू 5। अंडर रूट हटाने के लिए आप स्क्वायर करेंगे, 25 बन गया ये। इसको खोला, 3 बन गया, 3 का स्क्वायर p²। 9 इधर जाके माइनस कर दिया, p इज इक्वल टू प्लस माइनस जरूर लगाना है जब आप अंडर रूट सॉल्व करेंगे। सो आंसर इज +-4 सी, जहां ए और बी दोनों दिए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, समबाहु त्रिभुज की भुजाएं 12 और 8 हैं और इसके क्षेत्रफलों का अनुपात हमें बताना है। तो आपको पता है बेटा, जो साइड्स का रेशो होता है उसका स्क्वायर कर दें तो हमें एरियाज मिल जाता है, एरियाज का रेशो मिल जाता है। तो हम पहले ये निकालते हैं कि रेशो बिटवीन साइड्स कितना है। 12/8 बनेगा ना, XYZ पहले लिखा है तो मैंने भी ऊपर XYZ पहले लिखा है, फिर PQR लिखा है, तो ये बन गया रेशो काटने के बाद 3/2। अब ध्यान से देखिए, अनुपात किसका पूछ रहा है? पहले PQR फिर XYZ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट बेटा, कैसे आप कंफ्यूज हो सकते हो। देखो हम जल्दी जल्दी में क्या का आंसर करेंगे, 9/4 है ना, देखेंगे फटाफट और 9/4, बट नहीं, कहाँ कंफ्यूज कर दिया इसने हमें, ट्रायंगल्स के नाम अब की बार चेंज कर दिए। तो पहले PQR लिखा, जबकि यहाँ पहले PQR नीचे था। तो अब जब एरियाज का निकालेंगे रेशो, तो PQR का रेशो कितना था? 2, तो ये बन जाएगा आपके पास 2/3 का स्क्वायर। सो फाइनल आंसर इज 4:9, जो कि अगेन यहाँ ऑप्शंस में कहीं नहीं दिया गया है ना। तो CBSE के पेपर में हो सकता है आपके पास ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं आएगा बेटा, जहाँ पे इतना कुछ हमें कंफ्यूजन हो जाए, मिस्टेक्स हो पेपर में, पर अदरवाइज जब आप यहाँ करेंगे तो आप वहाँ पे नोटिंग दे सकते हैं कि क्वेश्चन इज इनकरेक्ट, जो भी OMR आपको मिलेगी ऐसे, है ना। तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन गलत है, इनकरेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन आपने समझ लेना है, आप फाइनल पेपर की तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो ये ऑप्शन 4:9 है। नेक्स्ट, बहुत बार हम कर चुके हैं, SCF 2 नंबर्स का इस तरीके से लिखा गया है, जबकि हमें अपने तरीके से निकालेंगे तो आपको पता ही है SCF 13 आएगा। पता है ना कैसे निकालते हैं, 117 को 65 से डिवाइड कर दिया, ऐसे करते जाएंगे आप। अब ये पूरा चला गया 4 पे, तो जो SCF बना वो 13 बनता है ना, तो ये निकाल लिया हमने। अब उसने किस तरीके से लिखने को बोला है इसे, 65m - 1117, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 13, m की वैल्यू आ गई 2। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइंगल ABC और DEF, 2 ट्राइंगल्स हैं बेटा, जिसमें AB/DE, AB का रेशो किसके साथ जा रहा है? DE के साथ। और सेकंड BC/FD, BC किसके साथ जा रही है? FD के साथ। तो उसने पूछा है कि इसका मतलब ये कंडीशन में से कौन सा सही कंडीशन है। तो बेटा जब भी 2 साइड्स के रेशो इक्वल होते हैं, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के,
तो कौन सा एंगल इक्वल होना चाहिए? जो उनके साइड्स के बीच में बन रहा हो, यानी कि सिमिलैरिटी रूल हमारा यहाँ पे लगेगा SAS। 3 रूल होते हैं सिमिलैरिटी के, SSS या AA या SAS में सिर्फ यही वाला रूल वैलिड होता है, ठीक है। तो हमारा एंगल कौन सा जाना चाहिए था? एंगल B शुड बी इक्वल टू एंगल D। यहाँ पे बीच में कौन सा बन रहा है? B, और यहाँ पे कौन सा बन रहा है? D। तो B D के साथ जाना चाहिए था, जबकि देखो यहाँ पे B और D कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब अगेन दिस क्वेश्चन इज इनकरेक्ट। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती आप उस ऑप्शन को, किसी भी ऑप्शन को टिक कर दें जबकि वो आंसर सही नहीं है। ध्यान रखना है बेटा आपको इस बात का। करेक्ट ऑप्शन इज B इक्वल टू D। साइड के साथ सिर्फ यही वाला एंगल SAS लगता है, ASS या SSA ये रूल्स वैलिड नहीं होते। नेक्स्ट देखिए, जीरोस बताने हैं हमें, तो इक्वल टू 0 कर दिया। Z स्क्वायर इज 27। अगेन Z का अंडर रूट करेंगे इधर जाके, तो प्लस माइनस दोनों साइड आपने लगाने हैं। फाइनल आंसर इज प्लस माइनस 3√3। नेक्स्ट देखिए, परिमाप दिए गए, पेरीमीटर्स दिए गए हैं और एक साइड दी गई है, मिसिंग साइड हमें निकालनी है। तो जो रेशो पेरीमीटर्स का होता है वही साइड्स का होता है, हमें पता है। तो हमने इधर लिख लिया रेशो बिटवीन पेरीमीटर्स इज इक्वल टू रेशो बिटवीन साइड्स। तो इधर लिखा आपने 30/18 और इधर लिख दिया 9 बटे में EF जो मिसिंग साइड है। अब EF को सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 5.4। 15th क्वेश्चन, 12, 21 और 15 का HCF और LCM बताइए। आपने सबके प्राइम फैक्टर करे। 12 इज 2 × 2 × 3, 21 इज 3 × 7, 15 इज 3 × 5। अब बेटा जब HCF निकालना है और LCM निकालना है, हमने कोई भी फैक्टर छोड़ना नहीं होता। हमने हर फैक्टर की HCF में छोटी पावर और LCM में बड़ी पावर देखनी होती है। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारे नंबर्स लिख लिए। क्यों, कौन कौन से फैक्टर दिख रहे हैं आपको? 2, 3, 5 और 7। जो भी किसी में भी फैक्टर आ रहा है ना, जो भी आपको नया फैक्टर लिख रहा है आपने दोनों लिख लिए यहाँ पे। अब HCF के लिए आप छोटे फैक्टर, छोटी पावर चेक कीजिए 1 by 1। अब देखिए इसमें छोटी कौन है? 2 की 2 है ना, इसमें नहीं है तो इसका मतलब 0 है। तो 0 ही सबसे छोटा है, 0 से छोटा तो कुछ नहीं हो सकता। अब 3 को चेक कीजिए, 3 की पावर 1 सब में आ रहा है, तो यहाँ पे 3 की पावर 1 लिख दिया मैंने। 5 को चेक करेंगे, यहाँ पे नहीं है, और ऐसे ही 7 यहाँ पे नहीं है। तो इन दोनों की छोटी पावर कौन सी हुई? 0, 0। तो आंसर रह गया खाली 3। अब LCM निकालना है, बड़ी पावर चेक करेंगे। 2 की बड़ी पावर कौन है? 2। 3 की बड़ी पावर कौन है? हर जगह 1 ही है। 5 की भी 1 है और 7 की भी 1 है। चाहे किसी के पास आए या ना आए, हमने बड़ी पावर देखनी है। या तो 0 है पावर या 1 है, तो बड़ी कौन हुई? 1। सारा कुछ सॉल्व करके हमें मिल जाएगा 420। तो आंसर में चेक करना है। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, 420,3 नहीं, उसने पहले HCF मांगा है तो हम भी पहले HCF का आंसर देंगे। C बन गया। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन हमने कई बार किया हुआ है। x एक्सिस पे पॉइंट है, आपने x0 मान लिया और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया दोनों में। PA इक्वल टू PB, अंडर रूट हट जाता है दोनों जगह से। पॉइंट आपके पास आ गया 5/4 एंड 0 D। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है बेटा, लेकिन समझिए इसे। क्या कर रहा है वो? कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। एक सर्कल आपको दिया हुआ है, इसके ऊपर बाड़ लगा रहा है। तो जब बाड़ लगा रहा है इसका मतलब इसका सरकमफ्रेंस लगा रहा है और उसकी कॉस्ट भी दे रखी है 36 रुपये के हिसाब से। तो इसने क्या किया, 2πr को 36 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे टोटल कॉस्ट मिल गई। ये करने से हमें क्या मिलेगा? r, जो कि मिसिंग नंबर है। तो r हमने निकाल लिया 105/2। कैलकुलेशन आप खुद करिए, देखिए यहाँ सारा सॉल्व करके 105/2 आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम क्या कहता है? खेत की जुताई, है ना, प्लफिंग कर रहा है। अब जुताई का मतलब तो खोदना होता है ना, तो यहाँ पे मुझे एरिया निकालना पड़ेगा और उसकी कॉस्ट भी है 60 पैसे से। अब मैं एरिया का फॉर्मूला लगा दूंगी, πr² × 60 पैसा। आपने r पहले निकाल ही लिया है, केयरफुली वैल्यूज रखेंगे, आंसर आपके पास ये बन जाएगा। तो ऑप्शन इज A। नेक्स्ट देखिए,
यदि रैखिक समीकरण का एक युग्म संगत है, कंसिस्टेंट है, तो कंसिस्टेंट कब कब होते हैं बेटा? या तो एक हल होता है, वन सॉल्यूशन, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। दो केस में हम कहते हैं कंसिस्टेंट है या संगत है, ध्यान रखना है आपको। यानी कि या तो पॉइंट एक बिंदु पर काट रही है रेखाएं, या वो एक दूसरे को ढक लेती हैं, है ना। तो इस केस में ये दोनों आंसर हमारे बनेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बना? सी। या तो संपाती, इन वर्ड्स को समझिए। संपाती मतलब एक दूसरे को ढक लेना, कोइंसिडेंट, और प्रतिच्छेदक मतलब एक पॉइंट पर काटना। नेक्स्ट देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज समकोण है ना। तो इसका मतलब समद्विबाहु है, तो ये दोनों लाइंस इसने इक्वल दे रखी है जहां निशान लगा हुआ है। और पाइथागोरस से AB स्क्वायर इज AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। BC को भी हटा के हमने AC स्क्वायर का नाम लिख दिया, तो ये बन गया 2AC स्क्वायर। आंसर बन गया ए। नेक्स्ट देखिए, K का वैल्यू बताइए यदि असंगत है, इनकंसिस्टेंट, यानी कि आपकी बार लाइंस पैरेलल हैं। जैसे वहाँ दोनों ऑप्शंस थे ना, तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन का केस है और लाइंस पैरेलल है। तो जब हमने कंडीशन लगाई, पहले दोनों इक्वल, तीसरा नहीं इक्वल, तो सॉल्व करके हमारे पास आया या तो K 10 होना चाहिए या K शुड नॉट बी इक्वल टू -14/3। अब आप आंसर चेक कर लीजिए कौन सा है। अब इसने -14/3 लिखा है, तो बेटा जबकि K -14/3 नहीं होना चाहिए था, है ना। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसमें से बना डी। तो आई होप बेटा कि आपके समझेंगे इन क्वेश्चंस को, और जहाँ जहाँ कुछ मिसकंसेप्ट हमारे अभी भी क्लियर नहीं है वो आप क्लियर करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।